नमस्कार, मैं एल के सिद्धांत आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ द एम्पावर कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही है और इसमें पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है। हमने कंपनी के अंतर्गत भारत में जो एक्ट देखा, उस एक्ट में लास्ट एक्ट रह गया था। कल खत्म हो गया होता। कंपनी के अंतर्गत भारत जो चार्टर एक्ट आते थे वो कल खत्म हो गया होता, लेकिन कुछ तकनीकी के कारण लास्ट वाला एक्ट बच गया था 1853 का। उसी के क्रम में हम चलेंगे। 1853 का लास्ट एक्ट जो है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर आगे हम देखेंगे जब कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, यानी कि भारत पर ब्रिटिश संसद डायरेक्ट भारत पर शासन करने लगती है, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन ये जो आखिरी एक्ट है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में हम देख रहे हैं। इसमें क्या किया गया, कंपनी के जो विधायी कार्य थे प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। ठीक है, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है 1853 के अधिनियम के तहत। ठीक है, और विधि निर्माण हेतु एक 12 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों को ठीक है, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग किया गया। उसके बाद एक 12 सदस्यीय, ठीक है, क्या है, 12 सदस्यीय विधान परिषद का निर्माण किया गया। एक 12 सदस्यों वाली, जिसमें 12 सदस्य होते थे, 12 सदस्यों वाली एक भारत के लिए विधि निर्माण के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, विधि निर्माण हेतु विधान परिषद की स्थापना। ठीक है, स्थापना की जाती है। पहले विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों एक ही व्यक्ति के हाथों में होता था, लेकिन इस एक्ट के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया जाता है और 12 सदस्यीय विधि निर्माण हेतु एक विधान परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों में प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है और यहाँ जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है। हर प्रांत में एक प्रतिनिधि चुना जाता था। ठीक है, वे जो 12 सदस्य होते थे, इन 12 सदस्यों को प्रांतों का सदस्य नियुक्त किया जाता था। ठीक है, और यहीं से प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी लागू होता है। उसके बाद बंगाल के जो प्रशासनिक क्षेत्र था, अब उसके लिए बंगाल के प्रशासन के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है 1853
1953 के अधिनियम के तहत। और इसमें जो है एक महत्वपूर्ण बदलाव ये होता था कि जो कंपनी के सरकारी पदों पर नियुक्ति होती थी सरकारी पदों की, और उसमें जो है नाम पहले किसी भी व्यक्ति द्वारा नियुक्त कर लिया जाता था नाम पे, या यह कह सकते थे कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उस वंशानुगत एक प्रक्रिया चल रही थी। तो अब जो है इस अधिनियम के तहत, ठीक है, इस अधिनियम के तहत वंशानुगत पद्धति जो थी उसे खत्म कर दिया गया। अब यहाँ नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किया गया। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? 1853 के अधिनियम के तहत नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा का व्यवस्था किया गया। ठीक है, और इसमें जो एक आखिरी उपबंध ये था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्य हुआ करते थे, इस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्यों से कम करके 18 सदस्य कर दिए गए। कितने सदस्य? 18 सदस्य। पहले कितने होते थे? 24 सदस्य होते थे, लेकिन इस अधिनियम के तहत 18 सदस्य कर दिए गए। और इसमें जो है 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य। 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। ठीक है, कितने सदस्य? 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे और 24 सदस्य से घटा करके 18 सदस्य कर दिए गए। तो 1853 के चार्टर एक्ट में इतने ही पॉइंट थे। क्या थे? विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। 12 सदस्य विधि निर्माण हेतु एक विधान परिषद की स्थापना की जाती है और उसके बाद प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू होता था। हर प्रांतों में एक सदस्य की नियुक्ति होती थी। उसके लिए यहीं से प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू होता है। उसके बाद बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है। उसके बाद नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था हो गई। जब कंपनी में नामजदगी किसी व्यक्ति को रख लिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब जिसे योग्य समझा जाएगा उसे ही कंपनी में रखा जाएगा। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य थे 24। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कितने सदस्य होते थे? 24 सदस्य होते थे। अब इनकी संख्या कम करके 18 कर दी गई, जिसमें 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होता था। ठीक है, तो ये 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसमें इतने ही पॉइंट। अब हमें देखना है, अब हमें पढ़ना यह है कि जब 1857 की क्रांति होती है, ठीक है, 1857 की क्रांति होती है, या कह सकते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है। ठीक है, और उस समय एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत जो है उनके हाथों से निकल रहा है। ठीक है, जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 की क्रांति कह सकते हैं, जब हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि अब भारत जो है अंग्रेजों के हाथों से निकल रहा है। तो इस तरीके से ब्रिटिश संसद जो थी उन्होंने क्या किया कि कंपनी के शासन को समाप्त करके डायरेक्ट क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, अब जो है भारत में कंपनी का शासन समाप्त करके अब डायरेक्ट ब्रिटिश के वहां जो राजा या रानी हुआ करते थे डायरेक्ट भारत पर शासन करने लगे। किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से। ठीक है, तो जो वहां से एक्ट बनाए गए उसे मोस्टली
अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक है, लगभग अधिनियम कहा जाने लगा। जितने भी एक्ट होते थे, जब डायरेक्ट संसद से कानून बनते थे तो अधिनियम उन्हें कहा जाने लगा। उसी अधिनियम में पहला अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या किया गया? सबसे पहला काम यह किया गया कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। और भारत में जिस समय कंपनी शासन कर रही थी, दूसरी पॉइंट ये है कि जब कंपनी शासन कर रही थी तो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन जो हुआ करता था, उन सबके अधिकार को समाप्त करके इंग्लैंड में एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था भारत सचिव। ठीक है, जिसका नाम था भारत सचिव। भारत सचिव, जिसका नाम क्या था? भारत सचिव। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो पद थे उन्हें समाप्त कर दिया गया, जो कंपनी पर नियंत्रण रखते थे। अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब डायरेक्ट ब्रिटेन से शासन हुआ करता था भारत पर। तो एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव कौन होते थे? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। ठीक है, जो भारत के कार्यों में सहयोग करता था, भारत में जितने भी कार्य होते थे उनका देखभाल करता था, ये भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव अकेले निर्णय लेते थे? जी नहीं, भारत सचिव जो होते थे उनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। ठीक है, 15 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था। इसमें कितने सदस्य होते थे इनकी समिति में? भारत सचिव की समिति में कितने सदस्य? 15 सदस्य। ठीक है, 15 सदस्य भारत सचिव के परिषद में हुआ करता था। ठीक है, इसमें जो है 8 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। जो 15 सदस्य होते थे इसमें 8 सदस्य क्राउन द्वारा और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य द्वारा। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों द्वारा 7 सदस्य, 8 सदस्य क्राउन द्वारा और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुना जाता था। ठीक है, और इसमें यह बदलाव किया गया, इनकी जो वेतन की व्यवस्था किया गया, वो व्यवस्था यह किया गया कि वेतन, इन सदस्यों का जो वेतन था वह भारत के राजस्व से, ठीक है, भारतीय, ठीक है, भारतीय राजस्व से वेतन देने का उपबंध किया गया। उपबंध किया गया। ठीक है, भारतीय राजस्व से वेतन देने का उपबंध किया गया। ठीक है, हमने ये देखा क्या? कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे उनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है उनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया और एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया। और ये भारत सचिव जो होते थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था। इन्हें परामर्श के लिए 12 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई जिसमें 8 सदस्य क्राउन द्वारा और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होता था। भारतीय और इन्हें
वेतन देने का जो प्रावधान था भारत सचिव परिषद को, भारत सचिव तथा उनकी परिषद के सदस्यों का जो वेतन था वो भारत के राजस्व से दिए जाने का उपबंध किया गया। ब्रिटिश सरकार का कहना ये था कि जो भारत सचिव है वो भारत के बारे में कार्य कर रहे हैं और भारत के बारे में सोच रहे हैं, तो उनका वेतन भी भारतीय राजस्व से भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कहा गया। उसके बाद भारत परिषद में जो बैठक होती थी, इसमें भारत सचिव को एक विशेष अधिकार दिया गया। यहाँ 2 मत देने का अधिकार था। ठीक है, भारत सचिव को, भारत जो सचिव होते थे, भारत सचिव को एक साधारण मत के अतिरिक्त, ठीक है, भारत सचिव को साधारण मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का भी अधिकार था। ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार, ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार था। यहाँ भारतीय राजस्व से वेतन देने का उपबंध किया गया और भारत सचिव को साधारण, ठीक है, साधारण मत के अतिरिक्त उन्हें निर्णायक पद भी सामान्य मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत देने का उपबंध किया गया। किसे? भारत सचिव को। ठीक है, भारत सचिव को। और इन्हें, लेकिन भारत सचिव जो हुआ करता था, ये जो है अपने सदस्यों को नहीं हटा सकते थे, क्योंकि यहाँ 7 सदस्य जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त होते थे और 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे। इसलिए इन्हें अधिकार नहीं था कि किसी सदस्य को उनके पद से हटा सके। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये थी कि जो बंगाल में गवर्नर, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर पद समाप्त। ठीक है, गवर्नर जनरल का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया और इसे वायसराय नाम पद दिया गया। ठीक है, वायसराय नाम दिया गया। वायसराय का मतलब यह है कि सीधे राजा या रानी का प्रतिनिधि। ठीक है, ये जो होते थे वायसराय होते थे, ये राजा या रानी का प्रतिनिधि हुआ करते थे, इसलिए इन्हें वायसराय कहा गया। और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और उसके बाद जब ब्रिटेन के हाथ में शासन गया, इंग्लैंड के हाथ में शासन गया, तो पहला वायसराय नियुक्त होने का अधिकार किसे हुआ? लॉर्ड कैनिंग को। और भारत सचिव को एक अधिकार यह भी था कि गवर्नर जनरल के जो पत्र थे, गुप्त पत्र रिसीव करना, ठीक है, या पोस्ट करना, ये इनके अधिकार में था। ये जरूरी नहीं था कि ये अपने परिषद को सूचना दे। ठीक है, सूचना दे भी सकते थे या नहीं भी दे सकते थे, ये भारत सचिव के अधिकार में था। और भारत सचिव का एक मुख्य कार्य था कि भारत में भारत सचिव का जो मुख्य कार्य था, 1 वर्ष का जो कार्य था वे ब्रिटेन में संसद के पटल पर प्रस्तुत करना। ठीक है, संसद को सूचित करना 1 वर्ष के बाद। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है,
प्रस्तुत करना। ये थे भारत सरकार अधिनियम 1858 में। इतनी बातें थी कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के अधिकार को सभी पद समाप्त कर दिए गए और एक नया पद सृजित किया गया, भारत सचिव। भारत सचिव के परामर्श के लिए 15 सदस्य एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें कुल 15 सदस्य होते थे। 8 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मनोनीत होते थे। ठीक है, और इनके सदस्यों या भारत सचिव के जो वेतन होते थे वो भारतीय राजस्व से देने का उपबंध किया गया। ठीक है, और उसके बाद भारत सचिव साधारण मत के अतिरिक्त निर्णायक मत भी दे सकते थे। अगर मत बराबर हो जाता था तो एक सामान्य मत के अतिरिक्त वे निर्णायक मत भी देते थे। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, वायसराय का नाम दिया गया। लॉर्ड कैनिंग जो भारत के पहले वायसराय थे। और उसके बाद भारत सचिव को यह आदेश था या अधिकार था कि वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करते थे। ठीक है, इतनी भारत सरकार अधिनियम में 1858 की ये प्रमुख बातें थी। उसके बाद हमें देखना है कि 1861 की प्रमुख बातें। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। ठीक, अगला अधिनियम जो आता है अगला अधिनियम आता है अगला अधिनियम 1800 भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1861। अंग्रेजों ने इसमें जो है एक ऐसी नीति अपनाई जिसे निरंकुश या उदारवाद नीति कहा जाता है। ठीक है, निरंकुश या उदारवाद की नीति कहा जाता है। सर्वप्रथम इसमें जो ये उदारवादी नीति ठीक है, उदारवादी नीति अपनाई। उदारवादी नीति के तात्पर्य यह है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय की परिषद में कुछ भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, कुछ भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसे उदारवाद या निरंकुश उदारवाद की नीति कहा जाता है। इसके माध्यम से भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद वायसराय की जो एक कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी। पहले हमने देखा गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। अब यहाँ जो है गवर्नर जनरल की वायसराय की परिषद में 4 से 5 कर दिए गए। ठीक है, वायसराय की परिषद में वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या जो थी वो 4 से 5 कर दिया गया। ठीक है, 5 कर दिया गया। अब जो है वायसराय की परिषद में 4 से 5 सदस्य हो गए थे। अब इसमें क्या था, जो 5वां सदस्य था, 5वां सदस्य विधिवेत्ता। ठीक है, 5वां सदस्य विधिवेत्ता होना अनिवार्य था। ठीक है, अनिवार्य था। 5वां सदस्य जो था विधिवेत्ता
होना अनिवार्य था। अब जो है 5 सदस्य और 1 वायसराय। अब परिषद की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, कितनी संख्या हो गई? कुल मिलाकर के गवर्नर जनरल या वायसराय की जो सदस्य संख्या थी, अब मिला करके टोटल संख्या 6 कर दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत भारत में, ठीक है, इसी अधिनियम के तहत भारत में विधान परिषद, सॉरी, विधानसभा की स्थापना की गई। ठीक है, क्या किया गया? विधानसभा की स्थापना। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत विधानसभा की स्थापना की गई। उसके बाद गवर्नर जनरल अपने कार्यकारिणी सदस्यों में 6 से 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता था। ये अधिकार दिया गया 1861 के तहत। ठीक है, 1861 के तहत कि गवर्नर जनरल 6 से 12 सदस्य नियुक्त कर सकता था या मनोनीत कर सकता था। ठीक है, मनोनीत कर सकता था। कितने सदस्य? 6 से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। जो मनोनीत सदस्य थे वे कानून निर्माण में सहायता करते थे। ठीक है, और इसमें एक प्रावधान ये था कि जो 12 सदस्य होते थे, इसमें आधे सदस्य, कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी। ठीक है, कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी या आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य था। ठीक है, 6 से 12 सदस्य मनोनीत कर सकते थे, लेकिन उन सदस्यों में जो है आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य था। उसके बाद 1861 के तहत ही लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे, और इसी ने विभागीय प्रणाली का, ठीक है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने 1861 के अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली की नींव रखी गई। किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है, और एक गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अधिकार यह दिया गया कि वायसराय संकटकालीन अवस्था में कभी भी अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, संकटकालीन अवस्था में अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी कर सकता था। उसे अपने विधान, जो उसकी परिषद हुआ करती थी 6 से 12 सदस्यों की, जरूरी नहीं था कि उनकी अनुमति लेनी पड़े। वह बिना सदस्यों की अनुमति से वह अध्यादेश जारी कर सकता था। कौन? वायसराय। ठीक है, वायसराय। लेकिन गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही कोई भी अगर विधेयक पारित होता था, गवर्नर जनरल के या वायसराय के बाद ही कोई अध्यादेश जो पारित होता था वह
उसकी वैधता हो सकती थी या वह वैध हो सकता था। ठीक है, किसके अनुमति के बाद? गवर्नर जनरल या वायसराय के बाद। ठीक है, उसके बाद यहीं से अध्यादेश जब जारी किया, अध्यादेश जारी के बाद उसके बाद अलग अलग इसके जब पहले यहाँ विधान परिषद की स्थापना की, या इसकी विधान परिषद हुआ करती थी गवर्नर जनरल या वायसराय की। उसके बाद से 1861 के बाद से अन्य प्रांतों में भी विधान परिषद की स्थापना होना शुरू हो गया, जैसे बंगाल में या उत्तरी पश्चिमी प्रांत में। ठीक है, विधान परिषद की स्थापना होना शुरू कर दिया गया था। उसके बाद 1862 में 1862 में जब ये 1861 के अधिनियम के तहत अन्य राज्यों में, अन्य प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना शुरू कर दिया गया था, उसमें कुछ भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। तो 1862 ईस्वी में, ठीक है, 1862 में जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को, ठीक है, दिनकर राव को विधान परिषद में पहली बार शामिल किया गया। इन भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम में हमने देखा जो 1861 में आया था कि अंग्रेजों ने एक ऐसी उदारवादी नीति की स्थापना की ताकि इसमें भारतीयों को भारत में अच्छे ढंग से शामिल किया जा सके और भारतीयों को भी कुछ अधिकार दिए गए। ठीक है, इसमें कुछ भारतीयों को शामिल किया गया। उसके बाद वायसराय की परिषद में जो सदस्यों की संख्या जो थी पहले 4 से 5 कर दी गई थी। पहले गवर्नर जनरल या गवर्नर हुआ करते थे, पहले 3 सदस्य, फिर 4 सदस्य, फिर 3 कर दिए गए थे। उसके बाद जो इसमें 5वां सदस्य जुड़ा वो विधि वेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अब इनकी परिषद की संख्या जो थी 5 से 6 हो गई। अगर 5 सदस्य और एक वायसराय मिला करके 6 सदस्य हुआ करते थे इनकी परिषद में। ठीक है, उसके बाद कुछ गवर्नर जनरल को या वायसराय को कुछ और भी अधिकार दिए गए, जो अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था और कम से कम आधे सदस्य, कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होना अनिवार्य हो गया था। ठीक है, उसके बाद विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा शुरुआत की गई। उसके बाद वायसराय को इतना अधिकार था कि किसी भी संकटकालीन अवस्था में अपने परिषद को बिना बताए अध्यादेश जारी कर सकता था। उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को इसकी परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, तो 1861 की जो ये अधिनियम था, ये इसमें ये महत्वपूर्ण बातें थी। हाँ, 1861 के तहत ही केंद्रीकरण के स्थान पर के विकेंद्रीकरण की स्थापना की जाती है। ठीक है, केंद्रीकरण की स्थान पर विकेंद्रीकरण की स्थापना की जाती है क्योंकि विधान परिषद की स्थापना होना शुरू हो गया था। एक प्रांत में नहीं बल्कि कई प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना होना शुरू हो गया। तो 1861 में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।